जैसे कि आपने ग्रैटिट्यूड की भी बात करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात करी, ये एक टॉपिक हमारे में काफ़ी अच्छा चलता है, मतलब हमारे ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगता अच्छा। है, इंटरेस्टिंग। तो इसके ऊपर मैंने भी ना एक वीडियो बना दिया था स्वामी जी, अच्छा। जहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे, अगेन मेरे को सिमिलैरिटीज़ बहुत हाँ हाँ। पसंद आती है, तो जी मैंने जी जी। इस्लाम और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या है उसके अच्छा। ऊपर एक वीडियो बनाया। तो वैसे ही मैं जानना चाहूँगा हिंदुइज्म के बारे में और उसके बीच की सिमिलैरिटीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या अच्छा। सिमिलर लगती है, आप उसके देखिए, बारे में। हाँ। सबसे पहले तो जैसे आज के लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हम्म। यदि आप इसको संस्कृत परिभाषा में कहेंगे तो उसको हम कह सकते हैं संकल्प से सिद्धि। संकल्प से सिद्धि। संकल्प से सिद्धि यानी कि आपने संकल्प किया, आपने अफर्मेशन किया अच्छा। और सिद्धि मैनिफेस्ट हो गए। अच्छा। अब इसको इंटरेस्टिंग। देखिए, मैं पहले तो ये बता दूं जीशान भैया कि लोग कहते हैं ना हम्म। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब जो सोचा वो मिल गया। मैं ऐसा मानता हूँ ऐसा नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कई सारे पहलू होते हैं। यदि आप उसको इग्नोर कर देंगे ना तो आप कभी भी जो चीज़ चाहते वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी। अच्छा। मैं आपको एक एक करके, थोड़ा समय होगा, समझा दूँ? आराम से, आराम हाँ से, जी ठीक है, हाँ। हाँ। तो पहले तो मैं इसको 11 स्टेप्स या फिर 11 चीज़ें मानता हूँ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, 11 स्टेप्स है, जी। ओके। पहली चीज़ क्या? आपका मैनिफेस्टेशन। माने कि आपने मैनिफेस्टेशन के अंदर मैं 4 चीज़ें डालता हूँ जीशान भैया। पहले तो आपके थॉट्स। थॉट्स। जी। दूसरा है विजुअलाइजेशन। तीसरा है राइटिंग। ओके। और चौथा ये बोलना यानी कि वर्ड्स। अब लोग मैनिफेस्ट तो कर लेते हैं, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, लेकिन 90% लोग उस चीज़ को प्राप्त इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका मैनिफेस्टेशन क्लियर ही नहीं होता, अच्छा, मतलब फॉर्म ही नहीं होता। माने कि वो जो चाहते हैं ना, वो भी उसमें भी उनके दिमाग के अंदर असमंजसताएं है। कोई इंसान यदि ये कहता है ना कि मुझे अमीर बनना है, मान लीजिए कि किसी ने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए सुनिश्चित कर लिया कि मुझे 10 करोड़ कमाने हैं फॉर एग्जाम्पल, वो भले ही 10 करोड़ बोलता हो लेकिन उसके दिमाग में उसकी क्लैरिटी ही नहीं है। वो मानने के लिए तैयार हो या ना हो, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी ये 4 चीज़ों से आती है मैनिफेस्ट। पहला है थॉट्स आपके क्लियर और फर्म होने चाहिए, विजुअलाइजेशन होना चाहिए। अब लोग कभी कभार थॉट और विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, लेकिन जब तक आप वो लिखेंगे नहीं ना, वो आपके थॉट्स कभी भी फॉर्म नहीं हो पाएंगे। लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ट्रू। और चौथी चीज़, वर्ड्स आप बोलिए। अब देखिए, अक्सर लोग जीशान भैया उन्होंने जो कुछ भी सोचा है ना वो दूसरों के आगे शेयर नहीं करते। अब मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटो कि भाई मुझे ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है। कम से कम आपके जो करीब के लोग हैं ना, उनके साथ आप अपना गोल साझा कीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? आपको ये अवेयरनेस होगा कि मैंने इसको कमिट किया है कि मुझे इस चीज़ को इस साल के अंत तक प्राप्त करना ही है। दूसरी चीज़ क्या? वो खुद आपको याद दिलवाते रहेंगे। तो वर्ड्स में बयां करना बहुत ही ज़रूरी है। आप जब बोलते हैं, लिखते हैं ना, तो न्यूरोसाइंस में कंसेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, जो आपने सुन जी। राइट। अब धीरे धीरे आपके ब्रेन सेल्स भी इवॉल्व होंगे। जब आप लिखते हैं ना तो आपकी मसल मेमोरी इन्वॉल्व होगी। तो लिखने से मसल्स आपके एक्टिवेट होंगे और उसकी वजह से आपको वो चीज़ लंबे समय तक याद रहेगी। तो सबसे पहले मैनिफेस्ट करने के लिए आपको ये 4 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। लिखना और बोलना कभी भी मत भूलो। दूसरी चीज़, अब लोग कहते हैं हार्डवर्क करना है। मैं भी हार्डवर्क का विरोध नहीं करता, लेकिन जीशान भैया मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, कभी कभार इंसान मेहनत करने से ही असफल बनता है। अच्छा। कभी कभार इंसान मेहनत करने से ही असफल बनता है। कैसे? हाँ। गलत जगह पर मेहनत करने से। ट्रू। तो मैं ये कहता हूँ कि यू नीड टू स्मार्टली वर्क हार्ड, नॉट हार्डली वर्क स्मार्ट। क्या करना है? आपको स्मार्टली हार्ड वर्क करना है। और कैसे? उसमें भी 2 चीज़ें हैं। एक तो टाइमली हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क के अंदर टाइम बहुत ही ज़रूरी है। आप कैसे समय पर मेहनत करते हो। दूसरी चीज़ क्या है? लोकेशन। कहाँ पर आप मेहनत करते हो। आप बंजर ज़मीन को हरी भरी करने के लिए चाहोगे तो कुछ नहीं होगा भैया। बंजर ज़मीन आप क्यों सिलेक्ट करते हैं? अच्छी ज़मीन सिलेक्ट करके वहाँ पर काम करना शुरू कर दीजिए। और टाइम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। माने कौन से समय पर आप वो मेहनत करते हैं ना, तो ये 2 चीज़ें हार्डवर्क के अंदर इंकॉर्पोरेट करनी बहुत ही ज़रूरी है। वेरी ब्यूटीफुल। वरना आपका गोल कभी भी मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा।
देखिए टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे एक भैया अभी एग्जाम्पल दे रहे थे, एक जगह पर मैं गया था, वो कह रहे थे कि अब 2 जगह पर खुशहाली बांटी जा रही थी, आपने शायद सुना होगा। अब दोनों महिलाओं के घर पे बेटे का जन्म हुआ, अच्छा, दोनों खुश हो गए थे, लेकिन एक के घर पे बहुत दुख का वातावरण हो गया अच्छा कैसे, और एक के घर पे बहुत ही खुशहाली हो गई। क्यों? क्यों? क्योंकि एक महिला को शादी से पहले बच्चा हो गया और एक के वहां शादी के बाद हो। तो ये टाइम बहुत ही मायने रखता है, टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, ट्रू बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ट्रू, और हार्ड वर्क, वो भी सही जगह पर। राइट, तो ये ये स्मार्टली होना चाहिए वो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मान लीजिए कि अब कोई गौतम भाई अडानी का ड्राइवर है, उसको कितना तनख्वाह मिलेगा? एक नॉर्मल ड्राइवर है, दोनों भैया ड्राइवर तो है ही, लेकिन जो इनकम है ना उसमें भी जमीन आसमान का फर्क। कहाँ पर मेहनत लगाता है लोकेशन। अब गौतम अडानी का ड्राइवर कोई पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलाता होगा, उसको भी डीजल पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, वो भी हवा में गाड़ी नहीं चला रहा है, जमीन पर ही चला रहा है, सेम वर्क है। लेकिन कहाँ पर वो मेहनत लगाता है, वो महत्वपूर्ण चीज है ना। तो ये दूसरी चीज ईशान भैया, हार्डवर्क, स्मार्टली हार्डवर्क। तीसरी चीज देखिए, कभी कभार लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए लोगों के लिए काम नहीं करता जीशान भैया, क्योंकि वो केवल अपना स्वार्थ का सोचते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप स्वार्थ की बात ही मत करो। जैसे कोई इंसान पैसा कमाता है तो उसका एक मकसद होता है मेरे परिवार के लोग सुखी हो, वो होना भी चाहिए, लेकिन यदि आप यही सोचते हैं मेरे ही परिवार के लोग सुखी हो और कोई नहीं, तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना जल्दी काम नहीं करेगा। चौथी चीज, यदि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इरादा गलत है, जैसे कि कोई आतंकवादी है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए ऐसा सोचता है कि मैं फला फला जगह पर जाऊँ, इतने लोगों को गोलियों से भून डालो, उसका ये ड्रीम है, तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स, भगवान उसको कभी भी मदद करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसका इंटेंशन गलत है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, दूसरों की भलाई होनी चाहिए, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए इतना जल्दी काम करेगा। अब पांचवी चीज मैं आपको बताता हूं, ग्रेटिट्यूड। इस पर हर एक धर्म में कुछ ना कुछ लिखा गया है और आज का साइंटिफिक रिसर्च भी ये कहता है। तो ग्रेटिट्यूड में देखिए, मैं एडवांस ग्रेटिट्यूड की बात करता हूं। अक्सर लोग जीशान भैया क्या करते हैं, भगवान ने जो दिया है ना उसके लिए थैंक यू कहते हैं। ये बहुत ही प्राइमरी लेवल का ग्रेटिट्यूड है। अच्छा, ओपरा विनफ्रे का ये स्टेटमेंट है, ग्रेटिट्यूड इज मोस्ट पावरफुल व्हेन इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स यू कैन थैंक गॉड फॉर द डिफिकल्टीज दैट ही हैज गिवन। भगवान को यदि आप मुश्किल समय में भी, जब आपको सभी तरह से असफलताएं मिलती है, दुख मिलती हो, अपमान मिलता हो, कठिनाइयां मिलती है, ऐसे समय में भी यदि आप भगवान के प्रति शुक्र अदा कर सकते हो ना, तो कोई भी ताकत आपको असफल होने से बाज नहीं रख पाएगी। आप सूनर और लेटर सफल होके ही रहेंगे। दूसरी चीज, ग्रेटिट्यूड में क्या महत्वपूर्ण चीज है, हम भगवान ने जो दिया है उसके लिए थैंक यू कहते हैं। मैं ये कहता हूं जो नहीं दिया है ना उसके लिए भी आप थैंक यू कहना शुरू कर दो। वेरी पावरफुल। ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली, क्योंकि हाँ, ये तो सब लोग यही सिखाते हैं कि जो है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करो, लेकिन जो हमारे प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड फील करो। वही बिल्कुल, और वही आई थिंक हैप्पीनेस का क्रक्स भी वही, अगर आपने अपनी मुश्किल समय में भी शुक्र करना स्टार्ट कर दिया, फिर तो कोई बात ही नहीं बची। बिल्कुल सही बताया। फिर कोई क्रक, मतलब फिर टेंशन लेने के लिए बचेगा ही नहीं, क्योंकि आप हर चीज़ के अंदर खुश रह पा रहे हो। और वही आई थिंक स्पिरिचुअलिटी वही हो जाएगी, क्योंकि वही है, मुश्किल से मुश्किल समय भी हम ऊपर वाले को याद कर पा रहे हैं और उसका शुक्र कर पा रहे हैं, चल ये भी जो दिया है कुछ ना कुछ रीजन के वजह से दिया होगा। और ऐसी होता भी है कि कई बार जब हमें लगता है हम ऐसे मोड़ पे रहते हैं जिंदगी के कि यार ये तो सबसे बुरा हो गया हमारे साथ, लेकिन 2-3 साल बाद लगता है यार बहुत अच्छा हो गया, वरना शायद हम यहाँ नहीं होते या फिर ये चीज़ें नहीं कर पाते। ये कितनी सारी बुक्स और कितनी सारी स्टोरीज में ये चीज़ देख चुका हूँ, जहाँ पे लोग मायूस हो गए क्योंकि उनका जॉब चले गया, लेकिन फिर 2-3 साल बाद वही लोग ओनर बन गए कंपनी के, वही के ओनर बन गए ना। देखिए पक्षी था, बाज पक्षी उड़ रहा था, हाँ, अब उसको लगा कि ये हवा ही मेरी तरक्की रोक रहा है, कठिनाई, हवा सामने से हवा आ रही थी, तो पक्षी ने ऊपर वाले से प्रार्थना की, हवा ही बंद कर दो, हवा ही बंद कर दो। भगवान ने थोड़ी देर के लिए हवा बंद कर दी, क्या हुआ, पक्षी उड़ तो नहीं पाएगा, नीचे गिर गया। अब पक्षी क्या सोच रहा था, हवा ही मेरी कठिनाइयाँ है, मेरी तरक्की को रोक रहा है, मेरी स्पीड को रोक रहा है। भगवान ने हवा ही बंद कर, हवा के बिना उड़ेगा कैसे पक्षी। वैसे ही हमारे जीवन में हम जिसको कठिनाई कहते हैं ना, वही ऊपर वाला इसलिए हमें देता है, वो हमारी तरक्की उसके जरिए ही करवाना चाहता है, लेकिन हम उसी की शिकायत भगवान से करते हैं।
इस पर एक काफ़ी फेमस बात है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जीशान भैया, दो बंदे गांव में थे, एक गरीब था और एक अमीर था। अब अमीर इंसान एक संत के पास आता है और कहता है कि मैंने सुना है आपकी ऊपर वाला से साक्षात बात होती है। वो कहता है जी हाँ, क्या काम है आपको? वो कहता है कि ऊपर वालों से कहिए कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मुझे धन की ज़रूरत नहीं है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं आपको इनकॉर्पोरेट करता हूँ। वो कहते हैं आप ऊपर वाले को कहिए बहुत कुछ दिया है, अब धन की ज़रूरत मुझे नहीं है। वो स्वामी जी की भगवान से बात होती है और कहते हैं कि वो गांव का बंदा कहता है कि भगवान ने पैसे बहुत दिए, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। उसको कहते हैं ऊपर वाला, उसको कहना कि शुक्र अदा करना बंद कर दे, कल से शुक्र अदा करना बंद कर दे। वो महात्मा जी उनको कहते हैं कि भगवान से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि शुक्र अदा करना बंद कर दे। वो बंदा कहता है कि ये स्वामी जी मुझसे कभी भी नहीं होगा। तो स्वामी जी कहते हैं एक जन्म क्या 7 जन्म तक तेरे पास दौलत कम नहीं होगी। दूसरे दिन गांव का गरीब इंसान स्वामी जी की चौखट पर आता है, कहता है कि स्वामी जी ऊपर वाला ने कुछ खाने के लिए नहीं दिया, रहने के लिए मकान नहीं दिया, पहनने के लिए कपड़े नहीं दिया, आप उसको कहिए कि मुझे कुछ दे। ऊपर वाले से बात होती है स्वामी जी की, कहते हैं कि उसको कहना शिकवा कम करे और शुक्र अदा ज़्यादा करे। शुक्र अदा करना शुरू कर दे और शिकवा कम करे। स्वामी जी दूसरे दिन उस गरीब इंसान को बुलाते और कहते हैं कि ऊपर वाले से मेरी बात हुई, ऐसा कहते हैं। वो कहता है भगवान ने कुछ दिया नहीं, खाने के लिए पहनने के लिए, किस चीज़ का शुक्र अदा करो? शरीर दिया है, 2 पैर दिए, 2 हाथ दिए, 2 आंखें दिए, उसके लिए शुक्र अदा करना शुरू कर दे। वो कहता है इस तो भगवान ने सबको दिया है ना। उसने क्या माना कि ये तो भगवान ने सबको दिया है, इसमें मैं किस चीज की शुक्र अदा करूं? कुछ दिया ही नहीं है। स्वामी जी कहते हैं 7 जन्म तक तो भिखारी ही रहेगा। तो ये चीज है जीशान भैया, जो भी इंसान ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में मुकम्मल करता है ना, वो कभी भी उसका जो कुछ भी गोल है ना, वो 100% मैनिफेस्ट होगा ही। सही बात है। इस पर मैं आपको न्यूरोलॉजिकल रिसर्च भी बताता हूँ। हाँ, हो गया। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है। उन्होंने 1200 लोगों को ऐसे सिलेक्ट किया जिनको हर दिन ऐसा कहा गया कि आपको 15 से 20 मिनट के लिए हर दिन आप जिस भगवान को जिस धर्म में मानते हो हर दिन ग्रेटिट्यूड अदा करना है। ऊपर वाले को हर दिन आपको थैंक यू कहना है 15 से 20 मिनट, और वो भी एकांत में बैठकर। उस वक्त मोबाइल्स का इस्तेमाल नहीं करना। 20 मिनट जब भी आपको समय मिले, सुबह शाम दोपहर, जब भी 15 मिनट हर दिन मिनिमम। आप घंटे के लिए भी कर सकते हैं। 4 महीने के लिए 4 महीने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। रिसर्च के पहले डेटा सिलेक्ट किए गए, रिसर्च के बाद डेटा सिलेक्ट किए। अब मैं आपको जो नतीजे सामने आए ना, वो आपको मैं सुनाता हूँ। 4 महीने के अंदर इस रिसर्च में जितने भी लोग शरीक हुए थे ना, उनमें से 88% लोगों की जितनी भी नेटवर्थ थी ना, 4 महीने के अंदर ही 1.5 गुना बढ़ गई। ये रियल रिसर्च कहता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है। उनके हैप्पीनेस के लेवल्स 66% बढ़ गए। उनके स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लेवल्स 38% कम हो गए, सिर्फ ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में प्रैक्टिस करने से। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा जीशान भैया, ये 5वां स्टेप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। यदि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने जो भी चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं ना, ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में चरितार्थ कर लीजिए। आप वाकई बहुत ही स्पीड से अपने गोल को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये 5वीं चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये कहता हूँ कि आर्ट ऑफ गिविंग। क्या? आर्ट ऑफ गिविंग। अब देखिए, इस पर कई सारे रिसर्च पब्लिश हो गए हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पर 37 कंसोलिडेटेड रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं कि देने से कभी भी आपके पास कम नहीं होता। और ये हर एक धर्म में, जैसे हमारे सनातन धर्म में हम इसको दान कहते हैं, जैन धर्म में, बुद्ध धर्म में उसको दान कहा जाता है, इस्लाम में उसको जकात, सदका या खैरात शायद कहा जाता है, क्रिश्चियनिटी में उसको चैरिटी कहा जाता है, जुडाइज्म में उसको जुडोकू कहा जाता है। तो हर एक धर्म में इसकी गरिमा बताई गई है, हर एक धर्म में इसकी। इस्लाम में भी जैसे कुरान में कहा गया है कि प्रैक्टिस रेगुलर चैरिटी। क्या कहा गया? प्रैक्टिस रेगुलर चैरिटी। हमारे सनातन धर्म में भी कहा गया है कि हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ की शोभा ही दान देना है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। तो हर एक धर्म में ये, क्रिश्चियनिटी में कम से कम 12 दफ़ा चैरिटी की गरिमा कही गई है। मैं आपको गारंटी के साथ जीशान भैया कह सकता हूँ, जो इंसान देता है ना, उसके पास कभी भी कम नहीं होता। इस पर भी मैं आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ही रिसर्च सुनाता हूँ। उन्होंने
कई रिसर्च किए हैं, 37 रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश, उसमें से एक रिसर्च मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने 10,000 ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया गया था। ये रिसर्च 10-12 साल तक चला। जो लोग दान नहीं देते थे और जो लोग दान देते, ऐसे 2 किस्म के लोगों को उन्होंने पूरे रिसर्च को पार्ट किए गए। जो लोग दान नहीं दे रहे थे ना, उनको 10 साल के बाद जो नतीजे सामने आए वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें से 85% लोगों को शरीर में कोई ना कोई बीमारी, भयंकर बीमारी थी। अच्छा। अब आप कहेंगे बीमारी तो किसी को भी हो सकता है, जो देता है उसको भी, लेकिन जो नहीं देते ना उनको कोई ना कोई भयंकर बीमारी, क्रोनिक इलनेस 85% से ज़्यादा लोगों को थी। उनका नेटवर्थ, जो लोग दान नहीं दे रहे थे ना, 10 सालों के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ा ही नहीं, 2 से 5% बढ़ा। वो तो अब हर साल बढ़ता ही जाएगा, लेकिन 10 साल में 2-5% बढ़ना इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं है। जो लोग दान दे रहे थे ना, 10 साल में उनका नेटवर्थ 7 से 8 गुना बढ़ गया था। उनके हैप्पीनेस लेवल्स 96% हायर थे, जो लोग कोई ना कोई दान नहीं दे रहे थे उसमें से। तो यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहते हैं ना, आप कुछ भी देना शुरू कर दीजिए। मैं नहीं कहता पैसा ही दो, आपके पास जो कुछ भी है ना, आप देने की मेंटालिटी सीख जाएंगे ना। सही बात है। देने की मेंटालिटी आप सीख जाएंगे ना। हम कोई भी इंसान के साथ, जीशान भैया, जब रिलेशनशिप बनाते हैं, हम यही सोचते हैं इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा। सही बात है। टेकर्स ही हम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता ये स्वार्थ निकाल ही दीजिए, लेकिन आप ये तो सोचिए क्या दे सकते, मैं क्या दे सकता हूँ। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कोई इंसान आजीवन आपका मुरीद हो जाएगा। सही बात है। हम अक्सर यही सोचते हैं जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा, इसमें से मैं क्या प्राप्त कर पाऊंगा। ये हमारी स्पिरिचुअलिटी है, जितने भी स्पिरिचुअल होते हैं हमारे लोग, वो हमेशा गिवर्स होते हैं। इसीलिए तो लोग उनके जाने के बाद भी हजारों साल बाद उनकी बातें करते हैं, उनकी लेसन सीखते हैं। क्यों? क्योंकि देवर गिवर्स, वो दूसरों के लिए करते थे। अभी आपने भी जो इतनी सारी अच्छी बातें बताई, साइंस से रिलेटेड भी बताई और रिलीजन से रिलेटेड भी बताई, तो मुझे भी वही सारी चीज़ें क्लिक हो रही थी कि गिवर्स, जो बीमारी की भी चीज़ है, हमारे में भी बोला जाता है इस्लाम में कि अगर आपको बीमारी होती है ना, तो सबसे पहले सदका निकालो, जान का माल का सदका निकालो। हम लोग पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बट उससे पहले सदका निकालो। ये चीज़ मेरी मॉम ने मुझे सिखाया और हम लोग करते भी। कई बार अभी भी कुछ भी होता है ना बीमारी, पहले सदका निकालो। तो वो कैसा रिलेट हो रही है, देखो आप ये हार्वर्ड वाली स्टडी में बीमारी के लिए देखिए, इस पर भी मैं आपको आगे बताता हूँ। हाँ, देखिए, जिसको हम ग्रीड इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में हम इसको लोभ कहते हैं, लोभी होना। अब इसमें भी जो लोग लोभी होते हैं ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, इसको हम वेल्थ एक्यूमुलेशन डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा, क्या? वेल्थ एक्यूमुलेशन डिसऑर्डर। okay। जो लोग लोभी होते हैं ना और सत् कार्यों में अपनी कमाई हुई दौलत को उपयोग नहीं करते, मैं नहीं कहता सब लुटा दो, आप 5-10% तो आप निकालिए सत् कार्यों के लिए। और मैं ये नहीं कहता यहाँ पर ही दो, आप जिस धर्म में मानते हो, जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस संस्थान के साथ जुड़े हो, जहाँ पर भी एजुकेशन, हेल्थ में, जहाँ पर भी आप देने की आदत डालिए। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है, जो लोग लोभी होते हैं ना, उसमें से 86% लोगों को कुछ ना कुछ भयंकर बीमारी होती। इतना ही नहीं, वो जो कुछ भी कमाते हैं ना, उसमें से 35% to 40% उस बीमारी को ठीक करने में चली जाती है या फिर अदालत की चौखट पर चली जाती है। सही बात है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च। अब शास्त्रों भी यही बताते हैं। हाँ, आपने कहा कि जैसे इस्लाम में कहा कि वो लोग बीमार पड़ जाए, ऐसा कुछ, तो ये रियल रिसर्च ये कहता है। राइट। तो जब तक आप देने की मेंटालिटी नहीं सीखेंगे ना, तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना जल्दी आपके लिए काम नहीं करेगा। तो ये आर्ट ऑफ गिविंग सीखिए। उसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगा जीशान भैया, आप कुछ ना कुछ सेवा कीजिए। अब सेवा बने पैसों की ही नहीं, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, किसी गरीब की सेवा कीजिए, किसी ज़रूरतमंद इंसान की सेवा कीजिए। अब मान लीजिए कि आप हर दिन जाकर अपने 5-10 मिनट अपने माता पिता के साथ आप गुजारते हो, वो भी एक सेवा है। सही बात है। तो बिजनेस में भी मुझे लगता है अपने कस्टमर्स को सर्व करना भी एक सेवा है। एक अगर आप सेवा उसको है ना? दिल से कर रहे हो तो, बिल्कुल। rather than सिर्फ ये सोचना कि पैसा मिलेगा। इसलिए बोलते हैं बिजनेस, जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो ये बोलते हैं सर्व करो। आप ये मत सोचो कि आपको पैसे कमाना है, आप ये सोचो कि कैसे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कैसे उनका टाइम बचा रहे हो, कैसे उनकी कोई तकलीफ कम कर रहे हो। अगर वो अच्छे दिल से करेंगे, अपना बिजनेस भी बन जाएगा। सही बात है स्वामी जी? बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। तो ये चीज़ भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इससे आगे मैं आपको बताता हूँ, यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहते हैं, तो आर्ट ऑफ इग्नोरिंग सीख जाइए। इग्नोरिंग, ओके। आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। देखिए, अक्सर लोग इस पर बात नहीं करते। इग्नोर करने की भी एक कला है। अच्छा। देखिए, 10 चूहे थे,
और वो उनको बताया गया था कि यदि आप बिल्डिंग के 10वें मंजिले तक पहुंच जाएंगे ना, जो भी पहुंच जाएंगे ना, उसको इनाम दिया जाएगा, पारितोषिक दिया जाएगा। सभी चूहे ने चढ़ना शुरू कर दिया। नीचे जितने भी चूहे थे वो कह रहे थे, ये जूनियर्स चूहे को कह रहे थे, अरे आप गिर जाओगे तो मर जाओगे, गिर जाओगे तो मर जाओगे। तो ऐसे शब्द सुनते सुनते ही 4-5 चूहे तो नीचे गिर कर मर गए। 4-5 बाकी थे, बाकी के लोग अरे मर जाओगे, अभी इतनी समय है, नीचे आ जाओ। 6ठे मंजिले तक पहुंच गए, 7वें 8वें तक तो 10 में से 9 चूहे गिर कर मर गए। एक चूहा बचा था, वो 10वें मंजिले तक पहुंच गया। फिर जब उसको इनाम दिया गया तब लोगों ने उसको पूछा कि आप 10वें मंजिले तक पहुंच कैसे गए। क्या पूछा? 10वें मंजिले तक आप पहुंच कैसे गए। फिर उस चूहे के जो करीब के जो चूहे थे ना, वो कहते हैं कि ये चूहा डेफ है, सुन नहीं सकता, बहरा है। तो कहने का भाव ये है कि जब तक आप नेगेटिव लोगों को इग्नोर करना नहीं सीखेंगे ना, तब तक आप जिंदगी में कभी भी सफल नहीं बन पाओगे। सही बात है। और ये बहुत पावरफुल, आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफ के लिए भी, क्योंकि आपने भी तो स्टार्टिंग ही बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप विजुअलाइज क्या करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ इससे भी कनेक्टेड ही है, क्योंकि जब तक हम इग्नोर नहीं करते, कई बार क्या करते हैं, किसी इंसान ने बोले तू नहीं कर पाएगा, तो हमारे दिमाग में थॉट्स आने लग गए, हम वैसे विजुअलाइज करने लगे, हाँ मैं शायद से बात नहीं कर पाऊंगा कैमरे के सामने, वही विजुअलाइजेशन आ रहा है, वही मुँह से भी निकल रहा है कि नहीं भाई मैं कैमरे के सामने बात नहीं कर सकता हूँ। तो क्या हो रहा है, वही चीज़ लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है, आप कर ही नहीं पाओगे। बट अगर वही कई बार आप इग्नोर करना सीखोगे, उनको हटाना सीखोगे, और ऑन द अदर एंड ऐसे अच्छे लोगों को सुनना सीखोगे, अच्छी बातें, अच्छे थॉट्स जो लाइफ में डाल रहे हैं, तो आई थिंक वो प्रोसेस को और स्ट्रॉन्ग और स्मूथ कर देगा। राइट, बिल्कुल सही बताया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जीशान भैया कि आर्ट ऑफ इग्नोरिंग बहुत ही ज़रूरी है, और उसके लिए आपकी संगति अच्छी होनी ज़रूरी है, आपका एसोसिएशन होना बहुत अच्छे लोगों से। इवन हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, मुझे लगता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम गंदगी कंज्यूम करते जा रहे हैं तो वो भी थॉट्स पे इफेक्ट करेगा, हर चीज पे इफेक्ट करेगा। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए कुछ भी अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो आपकी संगति बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपका एसोसिएशन, आप कौन से लोगों के इर्द गिर्द में घूमते हो। यदि आपके इर्द गिर्द में नेगेटिव लोग होंगे ना, तो आप कभी भी जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं ना, वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। अब जब मैं संगति की मैं बात करूँ, मैं सिर्फ लोगों की बात नहीं करता, जैसे आपने बताया, ये भी एक संगति है ना। सही बात, बहुत बड़ी संगति है। आप जो किताब पढ़ते हैं वो भी एक बहुत बड़ी संगति है। सही बात है। आप जो स्क्रिप्चर्स पढ़ते हो, जो किताब पढ़ते हो, वो सब एक संगति है। सही बात है। तो ये आपके पास पॉजिटिव बैकग्राउंड होना बहुत ही ज़रूरी है। हर एक चीज़ की एक ऑरा होती है, और आपकी संगति आपकी ऑरा को डाउन करेगी या बढ़ाएगी, उस पर काफ़ी निर्भर करता है। ये बुक्स, हर एक किताब के अंदर एक ऑरा होती है। यदि आप कोई अश्लील किताब, कोई नेगेटिव किताब भी अपने यहाँ रखोगे ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो आपकी ऑरा को डाउन करेगा। अच्छा, वैसे ही ये सोशल मीडिया डिवाइसेस हैं, फोन्स हो या कुछ लोग भी है। तो यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, तो हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहिए, अच्छे ऑरा में रहो, अच्छी ऑरा में रहो। ये मैंने भी बहुत बार नोटिस किया स्वामी जी। मतलब अगर मैं कोई अच्छे इवेंट में जा रहा हूँ जहाँ पे पॉजिटिव लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो वहाँ ना ऑटोमेटिकली मेरी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, एक अलग ही पावर लगता है, एक अलग ही मोटिवेशन आता है। कई बार लोग जो इवेंट में जाते हैं ना, उनको लगता है हम सब कर लेंगे, हम दुनिया जीत लेंगे, क्योंकि वहाँ का ऑरा ही इतना पावरफुल बन गया रहता है। बट वहीं पे कई बार हम ऐसे दोस्तों से मिलते हैं जो सिर्फ टांग खींच रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव बोल रहे हैं, बहुत एनर्जी में उनके पास जाएंगे, लेकिन 2 मिनट बात करने के बाद हमें लगे यार कुछ नहीं हो पाएगा जिंदगी में, जाते हैं कुछ नहीं करते। बिल्कुल, तो और इतना ज्यादा पावरफुल होता है। आप एग्जाम्पल, मैं आज की बात करता हूँ। मुझे आपके यहाँ 3 बजे के आसपास पहुँचना था। हाँ। अब मैं, वो जो ड्राइवर था, मैं तो उसको पहचानता भी नहीं। मैंने कहा भैया मुझे 3 बजे तक पहुंचा देना। 2 बजे हम निकले थे। गूगल मैप्स में दिखा रहा था 45 मिनट्स। मैंने सोचा 1 घंटे तो अभी आराम से पहुंच जाएंगे। बराबर है। वो बंदा कहता है कि यार ये नामुमकिन है। मैंने कहा क्यों? ये नामुमकिन है, आप मुंबई में पहुंच ही नहीं सकते। अच्छा। मैंने कहा भैया कैसे आप नहीं पहुंच सकते? हाँ। तो आने में 2 बजे हम निकले थे। हाँ। गूगल मैप्स दिखा रहा था 45 मिनट, ट्रैफिक भी इतनी नहीं थी। वो बंदा ना गलत रास्ता ले लिया, 4 बजे हमें पहुंचा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है जीशान भैया, उसने वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया गलत तरीके आप से। गलत तरीके से इस्तेमाल किया, और नेगेटिव लोग की संगति में आप रहते हैं ना, तो वो आपको हर एक चीज के लिए डिमोटिवेट ही कर देते हैं। सही बात है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सराउंडिंग्स में, फिर आपके वो फैमिली मेंबर्स हो, आपके स्पाउस हो, या फिर आपके मित्र हो, किताबें हो, सोशल मीडिया डिवाइसेस, कुछ भी, आप पॉजिटिव संगति ही रखें।
नहीं, किताब वाला एक पॉइंट मैं भी बताना चाहूँगा व्यूवर्स के साथ, क्योंकि ना मैं भी जब कर रहा था अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ चेंज करना चाहता था, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि मुझे अच्छे लोगों के साथ संगत रखना चाहिए, मेंटर्स से सीखना चाहिए, गुरु से सीखना चाहिए। तो अब मेरे पास कोई गुरु आजू बाजू में तो था नहीं, तो मैंने बोला अब ये बिल गेट्स ये लोग सब मुझे सिखाएंगे कि उनके पास तो मेरे पास टाइम, उनके मेरे लिए टाइम कहाँ रहेगा। तब मुझे समझ में आया कि एक बुक्स एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकती है सीखने का, कि यार बिल गेट्स तो मुझे नहीं सिखाएगा, लेकिन उसने कुछ ना कोई बुक में लिखा होगा, उसकी किताब की उसकी बात है, वो पढ़ लूँगा। तो आपने वो भी बहुत अच्छी बात बताई कि वो बुक्स मेरी संगति बनी, बिल्कुल। और उसी ने मुझे ना मेरी माइंडसेट को चेंज किया, और वहीं से आज ये सब चैनल वैनल हो पाया। मैंने संगत बदली, लेकिन लोगों से नहीं बदली, किताबों से बदल ली, क्योंकि लोग कई बार अच्छे नहीं मिल पाए हाँ, मुझे बिल्कुल आसपास। सही बताया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम्म, अब आगे मैं जाता हूँ, 2 चीज़ें बाकी है। ओके, हाँ। एक मेडिटेशन। मेडिटेशन, ओके। लोग ये कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देखिए लोग माने या ना माने, लेकिन यदि आप कोई भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं ना, आप अपने जीवन में मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। ये रियल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेन का ये रिसर्च है जीशान भैया। जो लोग दिन में 20 से 25 मिनट मेडिटेट करते हैं ना, तो आई वुड से तकरीबन आधा घंटा तो आप कर लीजिए, आपका फोकस पावर इतना बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन पावर आपका इतना बढ़ जाएगा ना। ये मेडिटेशन कैसा काम करता है जानते हो? मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा। अच्छा। मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा काम करेगा। मान लीजिए मैं किसी को धूप में बैठाऊंगा, मान लीजिए अब आप उनको कहेंगे कि 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी है, और आप उनको कहेंगे कि भैया आपको शर्ट निकाल कर वहाँ बैठना है, बैठ सकता है। गर्मी लगेगी, धूप बहुत लगेगी, थोड़ा सनबर्न होगा, लेकिन मर नहीं जाएगा आधे घंटे के लिए बैठेगा तो। सही बात है। सही बात है। अब आप 25 डिग्री सेल्सियस कर दो, 20 डिग्री कम, लेकिन उसको धूप में भी नहीं बैठा ना, धूप में एक हाथ रखना है उसका, और बिलोरी कांच मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है। 25 डिग्री सेल्सियस का सन की जो गर्मी है, रख पाएगा हाथ? तुरंत निकाल देगा। क्यों? सही बात। जलन होती है। क्यों? अब वो गर्मी कॉन्सेंट्रेटेड फोकस एक जगह पर आ गई। वैसे ही मेडिटेशन ऐसा काम करता है। आपकी जितनी भी एनर्जी है ना, जितने भी रिसोर्सेस है ना, वो एक जगह पर आप जो कुछ भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, वहां पर एकत्रित कर देगा। बहुत ही पावरफुल टेक्निक है मेडिटेशन। इसीलिए मैं कहूंगा कि हर दिन आप कम से कम आधा घंटा जो भी तरीके से आप मेडिटेशन करते हैं ना, आप कीजिए। आपको वो चीज़ प्राप्त करने में बहुत ही सहूलियत हो जाएगी। सही बात है। स्वामी जी आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात बोली है, जो मुझे लगता है मुस्लिम्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार मुस्लिम्स को लगता है ना मेडिटेशन सिर्फ मॉन्क्स करेंगे या फिर वो बुद्धिज़्म, ये सब चीज़ में उनके दिमाग में आता है, बट हम ये नहीं समझते कि नमाज भी एक बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ मेडिटेशन वो है। भी मेडिटेशन है ना। हाँ। राइट। उसका अगर क्रक्स देखें ना, नमाज क्या है, उसको बोलते हैं नमाज कभी भी पढ़ो खुशू और खुजू से पढ़ो। उसका बेसिकली मतलब यही है कि आप है ना इतने सेंटर्ड होने चाहिए, इतना आपकी बॉडी माइंड अलाइन होना चाहिए ऊपर वाले से, कि आपको और किसी चीज़ के बारे में डाइवर्जन नहीं आ रहा है। एकाग्रता होनी चाहिए आपकी सोल और आपकी माइंड और आपकी बॉडी का। बिल्कुल। और वही दिन में हमें कंपलसरी बोला गया है स्वामी जी, 5 बार दिन में कंपलसरी बोला गया कि आप मेडिटेट करो। हमारे नबी भी मेडिटेशन करते थे, बट ये सब चीज़ें कहाँ गई, सब भूल गए, सब समझ ही नहीं पा रहे। उनको लग रहा है नमाज तो सिर्फ ऐसा पकड़ना, ये करना, ये करना, ये करना। बिल्कुल, नहीं, हम वो खुशू और खुजू लाना जरूरी, वो मेडिटेटिव स्टेट में जाना जरूरी है, जिसकी बात आप कर रहे हो, जो 5 बार हमारे लिए करना तो जरूरी है। आपने जो बताया ना, हमारे एक मित्र थे शिकागो में, वो मुसलमान थे। तो हम भी, जैसे आपने कहा आप लोग 5 बार नमाज पढ़ते, हमारे यहाँ मानसिक पूजा कभी कभार कहते हैं, तो हम भी 5 बार भगवान का ध्यान लगाते हैं ऐसा। तो वो हमें कह रहा था, जैसे कि वो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास में आ रहे थे, तो फिर क्लास के बाद में हर दिन वो मेडिटेशन करने के लिए जा रहा था, मानसिक पूजा जिसको कहते हैं, मानसी पूजा हम कहते हैं। तो मैं 10-15 मिनट के लिए हर दिन जाता, तो मैं कहता तो मैं मेडिटेशन के लिए जा रहा हूँ। वो मुझे कहता है स्वामी जी, अब मेरा नाम तो उस वक्त अलग था। तो वो कहता मैं भी अब मेडिटेशन करने की जा रहा हूँ। वो क्या कर रहा था? नमाज पढ़ रहा था। तो वो नमाज पढ़ना, उसको भी वो मेडिटेशन ही मान रहा था। सही बात है। तो वही तो है ना, वही क्रक्स, यू आर कनेक्टिंग विद द डिवाइन, फोकस के साथ। फोकस के साथ, वही तो है ना। तो दुनिया को साइड रख के बिल्कुल फोकस के साथ आप अलाइन कर रहे हो, आप अलाइन कर रहे हो ना, तो वो भी मेडिटेशन ही है ना। आप प्रार्थना करते हो या फिर नमाज पढ़ते हो। आप इसको हिंदुइज्म में क्या वर्ड बोल सकते हैं? मैंने सुना ऐसा कुछ बोलते हैं ना, एक जिसमें हम नमाज पढ़ते हैं, वर्ड्स चांट करते हैं, चांटिंग मेडिटेशन बोलेंगे इसको, जो हम नमाज में करते हैं। देखिए, हमारे सनातन धर्म में नाम स्मरण भी कहते हैं हम। हाँ, नाम स्मरण, जैसे कि भगवान का नाम स्मरण करना। हाँ, भगवान को याद करना, भगवान की याद करते हुए। जी, मेडिटेट करते हुए, जैसे नाम स्मरण बोलते हैं। नाम स्मरण, तो वही नमाज नाम स्मरण जी सिमिलर है। जी। तो ऐसे भी हम कैसे, और योगा भी थोड़ा बहुत सिमिलर हो गया, अलग अलग योगा के पोजेस भी होते हैं। बिल्कुल जी। तो वही आई थिंक वही कितनी सिमिलैरिटीज है। जी, बिल्कुल। जो हिंदुइज्म में भी कई सालों से मुस्लिम भी वही कर रहा है, बट वही
क्या है, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो समझो। वो बहुत ही मैंने इंटेंशन अच्छे रखो। इंटेंशन अच्छे रखो। अब आखिरी चीज मैं आपको बताऊंगा जीशान भैया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट करने, हाँ, भगवान या ऊपर वाले से दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। आप जो कुछ भी चीज प्राप्त करना चाहते हैं ना, ऊपर वाले से आप दृढ़ विश्वास रखिए, बिलीफ रखिए। मैं आपको गारंटी के साथ सकता हूँ, आपको वो गोल प्राप्त करने में 99% सफल माने वो सहूलियत हो जाएगी। आप अकेले क्यों मेहनत करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ दीजिए ना। हाँ, सही बात है ना। सही बात। देखिए, एक 8-10 साल की बेटी और उनके पिताजी रास्ते में जा रहे थे। हाँ, अब रास्ते में एक वृक्ष ने एक पेड़ ने रास्ता रोक रखा था। छोटा सा वृक्ष था, इतना बड़ा भी नहीं था। तो वो लड़की अपने पिताजी को कहती, पिताजी मैं इस वृक्ष को हटा लूं, इस पेड़ को हटा लूं। पिताजी कहते हैं हटा ले। बेटी कहती है मैं कैसे हटा पाऊंगी। पिताजी उसको कहते हैं बेटी तेरे पास जितनी भी शक्ति है ना सब इस्तेमाल कर ले, हट जाएगा वो पेड़। अच्छा। बेटी पहले तो एक हाथ से हटाना चाहती थी, कुछ वृक्ष हिला ही नहीं। फिर 2 हाथ लगा दिया, 2 हाथ से भी हिला नहीं। बहुत मेहनत की, वो वृक्ष हिला ही नहीं पा रही थी। पिताजी ने कहा बेटी तेरे पास जितनी भी शक्ति है लगा दे, मैं कहता हूँ हट जाएगा वृक्ष। 15-20 मिनट मेहनत की, वो वृक्ष वो हिल नहीं, मैंने थोड़ा हिलता था लेकिन साइड में नहीं कर पा रहा रही। पिताजी ने दोबारा कहा बेटी तेरे पास जितनी भी शक्ति है सब इस्तेमाल कर ले। बेटी के वो वृक्ष हटा ही नहीं। फिर पिताजी उस बेटी को सिखाते हैं जो हम सबको याद रखने जैसी चीज़। पिताजी ने कहा बेटी मैंने तुझे ये कहा था कि तेरे पास जितनी भी शक्ति है ना वो सब लगा दे। मैं भी तेरी एक शक्ति हूं ना। तेरे पास जितना मैन फोर्स है वही तुम्हारी शक्ति नहीं है। तुम्हारे जितने भी लोग हैं वो भी तुम्हारी एक शक्ति है ना। तो बेटी तू मुझे यदि कहती तो तुझे भी, तू यदि हट जाती मैं अकेला एक हाथ से उसको हटाकर रख देता साइड में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऊपर वाला हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति है। आप उनके साथ अलाइन करके तो देखिए वो आपको कितनी मदद करने के लिए तैयार है। हम उनकी सहायता लेने के लिए तैयार नहीं है। तो आप भगवान पर, रब पर, जिस पर आप विश्वास रखते हो ना, आप दृढ़ विश्वास रखिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको जो चीज प्राप्त करना है उसमें सहूलियत मिलेगी आपको। और उसकी हर शक्ति को यूटिलाइज करने की कोशिश। ये भी एक बहुत अच्छा, इसमें से एक और लेसन मैं ले पा रहा हूँ कि ईगो वाला, कि सिर्फ अपने ऊपर मत रखो। बिल्कुल। शक्ति में मतलब कि आप ही सिर्फ शक्ति नहीं हो, आप भी शक्ति हो, बाकी लोग बिल्कुल बिल्कुल सही। वो भी ऊपर वाले ने नहीं दिया है, आप भी ऊपर वाले के बनाएगा। तो उन सबकी शक्ति का इस्तेमाल करो तो आपका गोल पूरा हो गई हो। बिल्कुल। बहुत ब्यूटीफुल लगी मेरे को ये कहानी, बहुत अच्छी लगी। इसका जो लेसन भी है वो बहुत अच्छा है। ईगो को हटा के आप पूरी शक्तियाँ यूज करके अपने गोल अचीव करो। आपने ब्यूटीफुली, टू बी ऑनेस्ट, आपने जितने भी 11 के 11 लेसन्स बताया वो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए ही नहीं, रिलीजन में भी, सारे रिलीजन में भी वही आ रहा है। और आई थिंक सक्सेस के लिए आपने इतने सारे हार्वर्ड के स्टडीज़ भी बता दी, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में भी ये सारी चीज़ें बहुत सही है। तो आप ये 11 के 11 चीज़ें एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना क्या 11 चीज़ें आप हमने डिस्कस करी है। तो वो रिवीजन भी सबका होता रहेगा और इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करो। स्वामी जी, अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार। जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।